हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल रिकॉर्ड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, एक ओल्ड मैन बोल रहा था मैं इस इंसान के बारे में तो भूल ही गया था, ये 18,000 माइल मार्क में पहुंच गया, सेम उन्हाई भगवान की तरह। ये आगे नहीं मूव कर रहा है, करना क्या चाहता है, ये हार मान रहा है क्या? लुजंग ने आइज क्लोज की होते वो बोलता है राइज। तो गाइस, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ रोहिदास आदित्य रविंदर फ्यूजेके को। ये नए हैं जिन्होंने मेंबरशिप को बाय किया, और बाकी पहले के जो थे जीआर बॉय, मार्को X7 एक्सप्लेनर, स्टूडेंट FF और जेसन, थैंक्स फॉर बाइंग द मेंबरशिप। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लुजंग ने राइज बोला तो जो स्टॉर्म होता है वो साइड हट जाता है और लुजंग को रास्ता दे देता है। ओल्डमैन बड़ा हैरान होता है, बोलता है क्या इसने क्या किया कि स्टॉर्म इसके रास्ते से हट गया। लुजंग सोच रहा होता है कि पहले ये जो शैटर्ड फ्रैगमेंट्स थे लोस के, ये एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं थे, तो मैं 1 बाय 1 इन्हें डिफीट कर सकता था, जैसा कि मेथड लिखा हुआ था स्टोन कार्विंग में। पर बाद में मैंने फाउंड किया कि जितने ज्यादा लोज ये स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं वो उतने ज्यादा साथ में कंबाइंड है। वो जो एरिया होगा वो ज्यादा थिक होगा, मतलब उसमें एक वो सिमिलर होगा एक थिक फोक की तरह। और जो थिक फोक थी वो बिल्कुल ही मेरे को सेम फील हुई जैसे कि पिरामिडल क्योस एनर्जी मेरे अंदर। जब जो पावर ऑफ लो को हम रिफाइन करते हैं मोस्ट बेसिक फॉर्म में, तो वो फॉर्म करता है पिरामिडल क्योस की बेस फॉर्म को। सब कुछ पिरामिडल क्योस से ओरिजिनेट हुआ है, और जो बेस लो है वो बेसिक है सारे यूनिवर्स के लिए, सभी क्रिएचर्स के लिए इस यूनिवर्स में। मैं फाइनली समझ गया हूँ कि मास्टर क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं अपनी सीक्रेट टेक्निक को पिरामिडल क्योस वाली, क्योंकि पिरामिडल क्योस है ही नहीं, मतलब इस यूनिवर्स के अंदर जो वेरियस लव वो एग्जिस्ट करते हैं और उनकी सिंपल कॉम्बिनेशन होती है। ये स्टॉर्म था, ये हुआ था जो फाइट्स हो रही थी भगवान के बीच में, उसकी वजह से उन्होंने नेचुरल एनर्जी को वेरियस पावर लॉज में कन्वर्ट कर दिया था। वो कंबाइन हुई, कंप्रेस हुई, फिर इस तरह से हो गई। इसका मतलब मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ स्टॉर्म को, जैसे कि ये पिरामिडल क्योस एनर्जी से बने हुए हैं। सेम ही जैसे मार्शल आर्टिस्ट यूज करते हैं जन एनर्जी को, वो भी उसे अपनी नेचुरल एनर्जी की तरह यूटिलाइज करते हैं। तो मैं इस स्टॉर्म को यूज कर सकता हूँ। लुजंग फिर आगे की तरफ मूव कर रहा है तो स्टॉर्म तो हट गया होता है। वोल्डमैन बोल रहा होता है ये द्वारा उड़ रहा है और एक्सेलेरेट कर रहा है। एंजिन सोच रही होती है तो उससे भी फास्ट जितने स्पीड से मैं मूव कर रही थी। इसने कैसे मतलब किया ये स्टॉर्म, इससे मतलब रास्ता कैसे क्रिएट किया इसने स्टॉर्म में? जो लोड होता है वो बोलता है ये तो बड़ा अजीब है, कोई इतनी ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है वो भी एक स्टॉर्म के अंदर। मेरे को लगता है कि इसको पता लग गया कि ये एलिमेंटल स्टॉर्म कैसे काम करता है और इसने इसका यूज किया, शायद ऐसा ही है। ओल्डमैन चुप होता है, फिर बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है। मेरे को लग रहा है कि इम्पॉसिबल है क्योंकि ऐसा कोई मॉन्स्टर कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि लुजंग के मोमेंटम को देखो, ये तो एंजिन से भी ज्यादा फास्ट है। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है हाँ फास्ट तो है, पर ये अभी भी 20,000 मार्क के पीछे ही है, मेरे को लगता है ये सरपास नहीं कर पाएगा। वेल क्या बोल रहा है? दूसरा बोलता है देखो इसने 20,000 माइल मार्क को भी कंप्लीट कर लिया है, ये पास हो गया। ये किस तरह की टेक्निक को यूज कर रहा है? ऐसा लग रहा है कि स्टॉर्म को कंट्रोल कर रहा है, जो स्टॉर्म है वो उसके लिए रास्ता दे रहा है और वो और ज्यादा फास्ट होता जा रहा है। एंजिन बोलते इम्पॉसिबल, ये 20,000 मार्क को क्रॉस कर गया। बोल्डमैन बोलता है कि ठीक है, ये हो ही नहीं सकता कि ये तुम्हारे रिजल्ट को सरपास कर पाएगा, तुम रिवॉर्ड को चूज कर सकती है लॉर्डरी लुओ से। लॉर्डरी बोलता है कि हाँ जैसा इसने बोला अपना रिवॉर्ड चूज करो तुम। लॉर्डरी बोलता है कि मेरे पास 2 डिवाइन वेसल और एक डिफेंसिव क्लोथिंग है। जो 2 डिवाइन वेसल है वो यूनिवर्स के ट्रेजर स्टील में लिस्टेड है, वो टॉप के आसपास नहीं होगा पर वो फिर भी स्ट्रॉन्गर ही है जितने भी फर्स्ट ग्रेड डिवाइन वेसल्स होते हैं उनसे। और ये जो डिफेंसिव वेपन है 4 कलर डिवाइन शॉल, ये मेरे को एक्सीडेंट से मिली थी और ये बड़ी ज्यादा यूनिक है अपने तरीके में। एंजिन बोलती है वेल मैं शॉल को लेती हूँ, ऐसे डिवाइन वेसल इतने बुरे नहीं है पर मेरे पास अच्छा चांस होगा फ्यूचर में एक अच्छे वेपन को ऑब्टेन करने के लिए डिफेंसिव क्लोथिंग के कंपैरिजन में, और ऊपर से बड़ा ज्यादा सुंदर और फिट भी होगा मेरे को अच्छी तरह से। वो उसे ले लेती है डिफेंसिव को और बोलती है शुक्रिया लॉर्डरी। लॉर्डरी हंसते हुए बोलता है कि तुम बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो लड़की। और मैंने हैरान होता है और बोलता है क्या? वो बोलता है कि इनक्रेडिबल, लुजंग ने 25,000 का मार्क ब्रोक कर दिया है। एंजिन फिर से बड़ा ज्यादा हैरान होती है और बोलती है क्या? वो सोच रही होती है कि रुक जाओ, कंटिन्यू क्यों कर रहे हो तुम, मेरे को सरपास कर लोगे वरना। वेल करेगा नहीं। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे होते ये तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग, काफी ज्यादा। मैंने सोचा नहीं था कि जो सबसे पहले था मतलब लास्ट पोजीशन पे था वो इस रेस को जीत जाएगा और इतने आगे आ जाएगा, तो इनक्रेडिबल है। यूं लोग बोल रही थी इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। एंजिन ने डिवाइन शॉल चूज की है तो मुझे लग रहा है कि आज लॉर्डरी लुओ के लिए कुछ ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। एक ओल्ड मैन बोलता है हाँ लॉर्डरी लुओ बड़े ज्यादा जल्दी में आ गए थे तो लुजंग को चूज करना पड़ेगा जो 2 बचे हुए हैं। एंजिन ने जो 2 छोड़े हुए हैं उनमें से। यूं लोग बोलती नेसेसरी नहीं है। एक रिवॉर्ड है 20,000 माइल मार्क को क्रॉस करने के लिए, पर क्या 30,000 माइल मार्क के लिए भी है क्या कुछ? एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है यूं लो ये पॉसिबल नहीं है ना। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है नहीं ये इम्पॉसिबल है, सीधी सी बात इम्पॉसिबल है। ये यूनो बोलती है मैं तुम्हें नहीं बोल रही हूँ, मैं लॉर्डरी लुओ को बोल रही हूँ। जो लॉर्डरी होता है वो हंसता है और बोलता है कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता नहीं है यूनो, है ना? तुम्हें पता है रीजन की
एंजिन ने क्यों गिव अप कर दिया था 28,000 मार्क के ऊपर ही, क्योंकि वो इनर पार्ट था स्टॉर्म का उसके आगे। फिर फॉरबिडन ग्राउंड्स हैं। ये फॉरबिडन ग्राउंड्स हैं उनके लेवल के अराउंड के जो पीपल होते हैं। यूनो बोलती है पर अगर क्या होगा अगर लू जेंग सक्सीड कर जाएगा तो। लोडरी हंसता और बोलता है कि अगर तुम मुझे पूछ ही रहे हो तो मैं डेफिनेटली एक रिवॉर्ड को प्रिपेयर करूंगा उस बच्चे के लिए, अगर वो 30,000 माइल मार्क में पहुंच जाएगा, एक बहुत बड़ा वाला। एंजिन ये सुन के हैरान होती है और सोच रही है नहीं, मेरे को थोड़ा सा पुश करना चाहिए था, थोड़ा सा भी, अगर मेरे को हर्ट भी होता मैं फिर भी पुश करती तो मैं लू जेंग से आगे होती, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये कर सकती। फिर वो ओल्ड मैन बोलता है 28,000 माइल मार्क, लू जेंग ने एंजिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एंजिन सोच रही होती है मेरा रिकॉर्ड इतनी ज्यादा जल्दी, पहले तो रैबिट और टर्टल वाली स्टोरी हो गई है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था कि इसने रिकॉर्ड को तोड़ दिया, दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि चलो अब बेट लगाते हैं कि ये सच्ची 13,000 माइल मार्क तक पहुंच पाएगा। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि अगर ये इनर सर्कल में एंटर कर जाएगा तो हम इसकी मूवमेंट को नहीं देख सकते हैं, सिर्फ जो व्यूइंग टावर वही देख सकता है उन्हें। पर ऐसा लग रहा है कि ये दौड़ रहा है 30,000 माइल मार्क की तरफ। एक ओल्ड मैन बोलता है ऐसा नेसेसरी नहीं है, मेरे को याद है कि एक पूल ऑफ फ्लेम है 29,800 माइल मार्क के पास, उसमें एक बड़ी ज्यादा खतरनाक फ्लेम्स है जिसे जुआनहू भगवान ने पीछे छोड़ा है। एलिमेंटल स्टॉर्म भी उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। मेरे को लगता है लू जेंग उस पूल को क्रॉस कर पाएगा। लो सोच रही थी, मुझे याद आया कि जो अनक्वेंचेबल फायर है लू जेंग उससे कैसे डील करेगा, क्या वो गिव अप करेगा? लू जेंग कैसे मूव कर रहा होता है आगे बढ़ जा फ्लेम्स होती। लू जेंग सोच रहा था मैं देख नहीं पा रहा हूँ स्लो फायर के अंदर जो ये पिलर्स है फ्लेम के, इसका मतलब कि जो मिनिमम लेवल है इनका वो लेवल 5 से भी हायर है और एक अजीब सी लाइवली एनर्जी है इस फ्लेम्स के अंदर। ऐसा लग रहा है कि लो लाइफ जो है वो भी कंबाइन है अंदर ही। पर ये अच्छी बात है कि जो पर्पल फ्लेम्स है वो एक फिक्स्ड इंटरवल पे निकल रही है बाहर की तरफ। मैं स्विम कर सकता हूँ इस पूल ऑफ फायर से, जब मतलब वो पर्पल जो फ्लेम्स है वो इरप्ट ना करें। मेरी जो बॉडी है वो एक रेलिक टायर बॉडी है अभी, तो मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता लो टायर लो फायर से। जो रेड कलर फ्लेम्स है वो काफी होंगी, मतलब फाइन होंगी। फिर लू जेंग अपने हाथ को अंदर डालता है, बोलता है कि चलो चेक करता हूँ मैं अपने हैंड को पहले डाल के, मैं आग को बुझा ही सकता हूँ अगर मेरी बॉडी मतलब सहन नहीं कर पाएगी। लू जेंग के हाथ बर्न करने स्टार्ट हो जाता है। लू जेंग हैरान होता है, बोलता है ये क्या चीज है, मैं इस फायर को एक्सटिंग्विश क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? लू जेंग सोच रहे थे नहीं, जो पर्पल फ्लेम थी वो ब्लैक फायर के अंदर छुपी हुई थी। जो पर्पल फ्लेम है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है जितने मैंने आज तक फ्लेम्स को फेस किया हुआ है। लू जेंग पूरी तरह से जल रहा होता है उसकी पूरी बॉडी। लू जेंग दर्द में जो लू जेंग की बॉडी होती है वो गोल्डन कलर की हो जाती है। लू जेंग एक फ्लेम का टोर्नेडो कवर कर रहा होता है। लू जेंग सोच रहा था कि मैं लकी हूँ कि अब मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ इसको, वरना मेरी बॉडी तो सच्ची मुझे बर्न हो जाती। पर अगर ऐसे चलता रहेगा तो मेरे को लगता है कि मैं अपनी बॉडी को डिवाइन टायर बॉडी बना सकता हूँ। फिर लू जेंग ऐसे बर्न हो रहा होता है और बर्न होता ही जा रहा होता है। लू जेंग सोच रहा था ऐसा लग रहा है कि जो पर्पल फायर है ये कभी भी खत्म नहीं होगी, मैं तो इसको पूरी को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाऊंगा इस तरह से। जुन बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो इजी है एक्सटिंग्विश करना अनक्वेंचेबल फायर को, वो भी जुनहाओ भगवान की? लू जेंग सोच रहा था अनक्वेंचेबल फायर। जुन बोलती है हाँ, काफी ज्यादा हिस्ट्री है इस फायर के पीछे भी, ये ऐसी टेक्निक है जो उसने क्रिएट की थी। एक ऐसी चीज है जो की डिवाइन फ्लेम रेलम से ओरिजिनेट हुई है। जो डिवाइन फ्लेम रेलम है वो एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड है पूरे कॉस्मोस में। जो एंटायर वर्ल्ड है वो कॉन्स्टेंटली जलता रहता है, वो डिफरेंट तरह की फ्लेम से कवर है। काफी ज्यादा कम क्रिएचर्स ही वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं, पर जो फ्लेम्स है वो साथ में आ जाती हैं और उनको थोड़ी सी इंटेलिजेंस मिल जाती है। बहुत पहले जो जुनहाओ भगवान था वो वहाँ पे गया था और उसने अनकंचेबल फ्लेम को कैच कर लिया था। उसे काफी ज्यादा साल लगे एक छोटे से टुकड़े को ही पकड़ने के लिए, और फिर काफी ज्यादा इंटेंस केयर के बाद उसे ये पावर मिल गई। लू जेंग बोलते जैसा कि तुमने बोला ये जो फ्लेम है ये जलती रहेगी क्या, ये कितना ज्यादा लंबे टाइम तक जलेगी? जुन बोलती है कि ये 10,000 सालों तक जलती रहेगी, ये प्रीटी ऑसम नहीं होगा अगर तुम ऐसे कवर होगे इसमें इस फ्लेम से और मूव करोगे तो। लू जेंग बोलता सीरियसली मैं तो ऐसे क्लोथ्स को भी नहीं डाल पाऊंगा। लू जेंग फिर नीचे की तरफ देखते एक पाउच टाइप होता है। लू जेंग सोच रहा था कि जो मेरा स्पिरिट बैग है, स्पिरिट बीस्ट बैग और मेरू रिंग जो है वो भी इस फायर को झेल नहीं पाएगी, मेरे को इन्हें छोड़ना पड़ा साइड में। लू जेंग बोलता है वेट, तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं लग रही है, कुछ है क्या, तुम जानते हो क्या? अजू ड्रैगन हंसता बोलता है कि बस करो, तुम क्यों लू जेंग को तंग कर रहे हो, उसे बता दो इस फायर से कैसे डील करना है। अजू ड्रैगन बोलता है तुम एंसेस्ट्रल ड्रैगन के बारे में भूल गए लू जेंग, ये ऐसे तो यंग और उसके पास कोई भी कॉम्बैट एबिलिटीज नहीं है, पर उसके पास यूनिक एबिलिटीज हैं कुछ। लू जेंग बोलता है एंसेस्ट्रल ड्रैगन। फिर वो पाउच ओपन होता है, एंसेस्ट्रल ड्रैगन बाहर आ जाता है, वेल बड़ा ही खुश है। वो फायर में एंटर हो जाता है लू जेंग के पास। लू जेंग बोलते क्या तुम्हें डर नहीं लगता है फायर से? एंसेस्ट्रल ड्रैगन खुशी से कुछ बोल रहा होता है। अजू ड्रैगन बोलता है कि जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन है वो हर तरह की जो एलिमेंटल पावर होता है उससे इम्यून होता है, ये किसी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, उसके लिए वो सभी वीक ही हैं। जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन होता है वो अपने मुंह को ओपन करता है और जो सारी ब्लैक फायर होती है उसे खा लेता है। वो फिर ऐसे आगे की तरफ मूव करता है और जो पूरा फ्लेम का पॉन्ड होता है उसे भी खाने लग पड़ता है। उसने काफी ज्यादा फ्लेम को खा लिया होता है। लू जेंग स्माइल करता है। लोडरी बोलता है कि मैंने देखा था लू जेंग इग्नाइट हुआ था फ्लेम से और फिर वो खत्म होगी, मतलब फ्लेम्स दिख नहीं रही हैं, मेरे को अंदर जाना पड़ेगा और उसे बाहर निकालना पड़ेगा। यूनो बोलते कोई जरूरत नहीं है, वो ठीक है। यूनो है भगवान भी हैरान होता है। सो गाइस चैप्टर नंबर 252 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी भी है, फिर लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।